Hello friends, welcome to our channel EcoShala. Our mission to educate the nation. EcoShala is associated with VR Academy जो कल्याणी काटेमारवली नाका पे है, जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग को 11th का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसको BRS भी बोला जाता है. ये एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आता है. बट इस चैप्टर की खासियत ये है कि जो स्टूडेंट 11 में इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाया, वो कभी जिंदगी भर ये चैप्टर भूला नहीं है. एंड ऐसा कोई स्टूडेंट जो 11 में इस चैप्टर को समझा ही नहीं, जिंदगी भर ये टॉपिक, ये चैप्टर उसको डिफिकल्ट लगा है. हमको ये चैप्टर बहुत इजी तरीके से लॉजिकली समझना है, ताकि जिंदगी भर आप कभी इस चैप्टर को भूल नहीं पाएंगे. होता क्या है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पहले हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, जनरली बिजनेसमैन क्या करता है, बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है, बैंक में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो रिकॉर्ड अपने कैश बुक में, यानी कि बिजनेस में ही क्या करता है, मेंटेन करता है. हमारा जो कैशियर है, अकाउंटेंट है, वो कैश बुक बनाता है. आपने कैश बुक तो सीखा है, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. वो बैंक कॉलम होता ही उसी लिए, बैंक में कितना पैसा आ रहा है एंड कितना पैसा जा रहा है. तो इनडायरेक्टली हमारा कैशियर क्या करता है, जितना भी पैसा बैंक में आ रहा है या बैंक से जा रहा है, कैश बुक में रिकॉर्ड करते जाता है. अभी होता क्या है फ्रेंड्स, एक दिन जब हम पासबुक से बैंक से पासबुक अपडेट करवाते हैं, तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे कैश बुक में जो पैसा है वो 10,000 रुपीज है, और बैंक में जो अवेलेबल है वो 8,000 रुपीज है. अभी देखो फ्रेंड्स, बिजनेस एक है, बैंक अकाउंट एक है, तो बैलेंस भी तो सेम होना चाहिए ना. बट हमारा कैशियर कैश बुक में शो कर रहा है 10,000 रुपीज, और जब हमने बैंक से पासबुक अपडेट करवाया तो दिखाई दे रहा है सिर्फ 8,000 रुपीज. दोनों में बैलेंस अलग अलग आ रहा है. तो आउटसाइडर क्या सोचता है कि बिजनेस एक है, बैंक अकाउंट एक है, तो बैलेंस भी सेम आना चाहिए. बट अगर बैलेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में शायद फ्रॉड हो रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपका अकाउंटेंट बराबर से बुक मेंटेन नहीं कर रहा है. और ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग जब सामने वाले के माइंड में क्रिएट होगा, तो आपके बिजनेस का गुडविल डाउन होने के लिए टाइम नहीं लगेगा. सो एज अ अकाउंटेंट हमको सामने वाले को प्रूव करना है कि भाई कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, किसी भी कैशियर या अकाउंटेंट का गलती नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस आता ही है. और क्यों आता है, उसी के रीजंस मेंटेन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. सी, BRS में क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बोला कि BRS इज अ स्टेटमेंट विच शोइंग द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन व्हाट, डिफरेंसेस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक. आपको प्रूव करना पड़ता है कि वो जो 2000 का डिफरेंस आ रहा है उसका रीजन क्या है. एंड इट इज लॉजिकली मेन, अगर मैं आपको पहले ही बता देता हूं तो आपको आगे समझने में भी इजी होगा. डिफरेंस आने का रीजन एक ही है. ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जो बैंक में रिकॉर्ड होते हैं, हमारे कैशियर को मालूम नहीं, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है. और ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जो कैशियर रिकॉर्ड करता है कैश बुक में, बट उसका रिकॉर्ड बैंक में होता ही नहीं. ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आता है. एनीवेज, जब हमारा कैशियर कैश बुक बनाता है ना, तो उसे ना पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैश बुक में किया है, एक भी ट्रांजैक्शन स्किप नहीं किया. तो उसका कहना यह है कि जो कैश बुक में बैलेंस आ रहा है वही बैलेंस बैंक में भी रहेगा. सी, थियोरेटिकली हम लोग देखने जाए तो बोल सकते हैं कि भाई सब रिकॉर्ड बराबर किया है तो दोनों बुक का बैलेंस सेम रहेगा. बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता नहीं है. प्रैक्टिकली देखने जाओ तो दोनों में डिफरेंस आने ही वाला है. एंड फिर क्यों आ रहा है,
चेक करो, रीजन फाइंड आउट करो, स्टेटमेंट में मेंटेन करो, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ बीआरएस कैसे बनाते? आपने देखा जर्नल लेजर हम लोग मंथली बनाते थे, आपने देखा रहेगा फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम आप ईयरली बनाते हो, डेप्रिसिएशन तो पूछो ही मत, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए भी बनता है। पर जब बीआरएस के बारे में बात करेंगे ना, तो बीआरएस किस तरह से बनता है? इट इज डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आपका बिजनेस छोटा है, ज्यादा चेक ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होते, महीने में 4-5 बार होते हैं, तो ऐसे केस में आप बीआरएस क्वार्टरली बनाओ, चलेगा। क्योंकि मंथली अगर 5 होते हैं तो क्वार्टरली 15 ट्रांजैक्शन होंगे, एंड 15 ट्रांजैक्शन एट ए टाइम वेरीफाई करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बट जस्ट इमेजिन कि आपका बड़ा बिजनेस है, दिन में 10 बार बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं, तो महीने का कितना होगा? जस्ट इमेजिन करो, महीने का 250 पकड़ के चलो, 3 महीने का कितना होगा? 750 होगा। और 750 ट्रांजैक्शन एक बार रिकंसाइल करना इजी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो होगा। तो जो बिजनेस बड़ा है, जहां पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन ज्यादा है, उसका टर्म छोटा रखो। छोटा रखो मतलब क्या? उसको है ना वीकली बनाओ। वीकली बनाओगे तो 6-7 दिन रहेगा, 6-7 दिन बोला तो 60 to 70 ट्रांजैक्शन रहेगा, और 60 to 70 ट्रांजैक्शन एट ए टाइम वेरीफाई करना इजी है एज कंपेयर टू 750 ट्रांजैक्शन। तो फिर बीआरएस बनाते कैसे हम लोग? जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है उसे बड़ा टर्म में बनाते, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा रहेगा छोटे टर्म में बनाते। दैट मीन्स व्हाट? बीआरएस हम लोग बना सकते हैं ऑन वीकली बेसिस, बीआरएस बना सकते हैं हम लोग ऑन मंथली बेसिस, और बीआरएस बना सकते हैं हम लोग क्वार्टरली बेसिस। तो ये बीआरएस का टर्म है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये बीआरएस का सिंपल एंड शॉर्ट में मीनिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंस क्यों आता है, उसके रीजंस क्या है, वो रीजंस अभी हम लोग देखेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे तो बीआरएस का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। सो रीजन क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन क्या बोलता है? फर्स्ट रीजन बोलता है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर। देखो फ्रेंड्स, हमने कस्टमर या कोई भी रहेगा सामने वाला पार्टी जिससे हमने चेक रिसीव किया, बैंक में डिपॉजिट किया, हम लोग है ना सबसे पहला रिकॉर्ड कैश बुक में करते हैं। चेक डिपॉजिट किया, पैसा आने वाला है, कैश बुक के रिसिप्ट में रिकॉर्ड होता है बैंक कॉलम में, और रिसिप्ट में रिकॉर्ड किया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा बिकॉज पैसा आ रहा है ना। बट वही चेक जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया वो बैंक में क्लियर ही नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कि बैंक में वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं। बट यहां पे क्या हो रहा है? चेक हमने जैसे ही डिपॉजिट किया, रिकॉर्ड किया, कैश बुक रिसिप्ट साइड, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बट बैंक में वो चेक क्लियर हुआ ही नहीं, बैंक का बैलेंस कांस्टेंट है, बैंक का बैलेंस बढ़ ही नहीं रहा है, तो दोनों में तो डिफरेंस आएगा ही ना। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि दोनों बुक में डिफरेंस क्यों आता है। तो क्या रीजन बोला? पहला, हमने चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, पहला रिकॉर्ड कैश बुक में किया, रिसिप्ट साइड में किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बट वही चेक बैंक में क्लियर नहीं हो रहा है, बैंक का बैलेंस कांस्टेंट। तो दिस इज अवर फर्स्ट रीजन, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर। सेकेंड रीजन सेम है बट क्या है जरा समझ के लो। चेक हमने रिसीव किया और जैसे ही रिसीव करेंगे पहला रिकॉर्ड हमारा कैश बुक में होगा, हमारे कैशियर ने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, चेक रिसीव किया मतलब पैसा आ रहा है, फटक से रिसिप्ट में रिकॉर्ड किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। बट कैशियर ने किया चेक लिया, ड्रॉवर में रख दिया, बैंक में डिपॉजिट करना भूल गया। अब ये कॉमन सेंस वाला चीज है ना, जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट करोगे ही नहीं तो बैंक में पैसा आएगा ही नहीं। तो बंदे ने चेक ड्रॉवर में ही रखा है, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं। बैंक का बैलेंस कैसा है? कांस्टेंट। बट रिसीव किया, रिकॉर्ड किया कैश बुक में, रिसिप्ट साइड में कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। तो देखो दोनों में डिफरेंस आएगा, आना ही है। तो दिस इज अवर सेकेंड रीजन, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक।
थर्ड रीजन अगेन रिलेटेड टू द चेक, हमने सामने वाले पार्टी को चेक इशू किया, सप्लायर रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, पेमेंट करने का था तो हमने सामने वाले पार्टी को चेक दे दिया। अभी जैसे ही चेक दिया तो हमको मालूम है हमारे पैसे बैंक अकाउंट से पैसा जाने वाला है, तो हमारे कैशियर ने ईमानदारी में कैश बुक में पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। अभी जब आप पेमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हो चेक इशू किया है करके, तो आपके कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही हमने पेमेंट में रिकॉर्ड किया, कैश बुक में रिकॉर्ड किया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। बट जिसको चेक इशू किया ना, वो बंदे ने उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट ही नहीं किया। तो हमको मालूम है हमारे अकाउंट से पैसा कब जाएगा, जब सामने वाला पार्टी उसके बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करेगा, बट उसने डिपॉजिट किया ही नहीं, वो भूल गया। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारे बैंक से तो पैसा जाएगा ही नहीं ना। हमारे बैंक का बैलेंस कैसे रहेगा, हमारे बैंक का बैलेंस रहेगा कांस्टेंट। बट कैशियर ने क्या किया, कैशियर को तो ये मालूम नहीं था कि वो बंदा चेक डिपॉजिट नहीं करेगा या डिपॉजिट करने के लिए डिले करेगा। कैशियर ने तो जैसे ही चेक इशू किया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया पेमेंट साइड, और पेमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बट बैंक का बैलेंस जैसा था वैसे ही है। तो बैंक का बैलेंस कांस्टेंट, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, दोनों में डिफरेंस आएगा। तो ये तीन रीजन जो है चेक से रिलेटेड है, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि ये सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैश बुक में हो रहा है, पर बैंक में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, और इसलिए बैंक का बैलेंस कैसा है फ्रेंड्स, कांस्टेंट। तो ये पहला तीन रीजन जिसकी वजह से बीआरएस में डिफरेंस यानी कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। फोर्थ रीजन, रीजन नंबर 4 क्या बोला है, देखो फ्रेंड्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनटू अवर बैंक अकाउंट बट इंफॉर्मेशन नॉट रिसीव। देखो फ्रेंड्स, डिविडेंड का मतलब क्या है, द अमाउंट और इनकम अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज डिविडेंड। मतलब आप किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो कंपनी डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर करता है, कंपनी डिक्लेयर करता है कि ये साल आपने जो भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर 10% आपको डिविडेंड मिलेगा। बट कंपनी कभी ये बताता नहीं है कि वो कब मिलने वाला है, डिक्लेयर कर देता है सो एंड सो मंथ में मिलेगा, बट कौन सा डेट है वो बोलता नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, जब डिविडेंड पे होता है तब भी कंपनी बताता नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी में लाखों शेयर होल्डर होते हैं, हर एक को फोन करके बताना या मैसेज करके बताना बोला तो पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी जस्ट डिक्लेयर करता है, तो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया एंड एज पर डिक्लेरेशन डिविडेंड आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर दिया। बट इस चीज के बाद ना ही कंपनी ने हमको बताया और ना ही बैंक ने हमको बताया, तो हमको तो मालूम ही नहीं है। हमारा कैशियर बेचारा, उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, तो उसने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना ही रिसिप्ट में ना ही पेमेंट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हमारे कैश बुक का बैलेंस कैसे रहेगा, कैश बुक का बैलेंस रहेगा कांस्टेंट। बट डिविडेंड तो कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है बोला तो बैंक का बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स, बढ़ेगा। बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया बट कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट, दोनों में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। तो ये डिविडेंड का हो गया। इंटरेस्ट, बैंक में आपने पैसा रखा, चाहे एफडी रहने दो, सेविंग रहने दो, आरडी रहने दो, बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगा। बट फ्रेंड्स, इंटरेस्ट जब बैंक आपको क्रेडिट करता है ना, तो कभी बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करता है। रीजन क्या है, सेम बैंक में भी लाखों अकाउंट होल्डर होते हैं एंड हर एक का इंटरेस्ट सेम नहीं रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपने बैंक में एफडी में 10 लाख रखा है और उसके ऊपर आपको 60-70,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक आपको फोन करके बोल रहा है, आपको अच्छा भी लगेगा। बट जस्ट इमेजिन ऐसा कोई बंदा है जिसके सेविंग अकाउंट में खाली 1000 रुपया पड़ा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है साल का कितना, 2 रुपया। तो क्या बैंक फोन करके उसको बोलेगा क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस 2 रुपीज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ना ही बैंक खुशी खुशी बोलेगा, ना ही कस्टमर को सुन के अच्छा लगेगा। तो बैंक अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा, बैंक अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा।
बैंक्स जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करवा देता है, आपको पता चलेगा जब आप बैंक पे पासबुक अपडेट करवाओगे, बट बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करता है। तो सेम लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट भी हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बट हमारे कैशियर को बेचारे को मालूम ही नहीं है, तो उसने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो हमारे कैश बुक का बैलेंस कैसा है? कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट, बट बैंक में क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, दोनों में डिफरेंस आएगा। सो दैट इज रीजन नंबर 4। देन रीजन नंबर 5, इंटरेस्ट, कमीशन, बैंक चार्जेस। क्या हो रहा है? बोलो, यहां से डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां से डेबिट हो रहा है, डेबिटेड फ्रॉम अवर बैंक अकाउंट। अच्छा, क्या क्या डेबिट हो रहा है? देखो, पहला इंटरेस्ट। अभी ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट इधर क्रेडिट हो रहा था, फिर ये इंटरेस्ट डेबिट कैसा हो रहा है? ये इंटरेस्ट जो था वो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, उसके ऊपर का इंटरेस्ट है जो हमको मिल रहा था, इसलिए अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था। ये कौन सा इंटरेस्ट है? हमने बैंक से लोन लिया, तो लोन के ऊपर का इंटरेस्ट हमको पेड करना पड़ेगा ना, तो वो इंटरेस्ट हमारे बैंक से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो ऐसा इंटरेस्ट जब आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करता है, और बैंक इन्फॉर्म नहीं करेगा तो वो बेचारा हमारा गरीब कैशियर, उसको तो कुछ आइडिया ही नहीं है, वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, तो हमारे कैश बुक का बैलेंस कैसे रहेगा? बोलो, कांस्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट इंटरेस्ट हमारे बैंक से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बैंक में डेबिट बोला तो क्या? माइनस, आपके अकाउंट से पैसा कट हो गया, तो डेबिट हो रहा है, तो आपका बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है, कैश बुक का बैलेंस कैसा है? कांस्टेंट। बैंक का कम हो गया, तो दोनों में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो सेम लाइक इंटरेस्ट, कमीशन, बैंक है ना फ्रेंड्स, आपके लिए एजेंट का रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट व्हाट, आपके लिए एज अ वर्कर, एज अ एजेंट, आपका काम बैंक क्या करेगा? सुनता है, करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने बैंक को बोला कि हर महीने को सो एंड सो डेट में मेरे मोबाइल का बिल पेड होना चाहिए। एक बार बैंक को बोलो ईसीएस फॉर्म भर के दे दो, बैंक हर महीना आपका मोबाइल का बिल पेड करेगा, जब तक आप बैंक को मना नहीं करते हो। आपने बैंक को बोला हर महीने के 10 तारीख को मेरे इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड होना चाहिए, बस फॉर्म भर के दे दो, बैंक हर महीना वो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेगा, अगेन तब तक जब तक आप मना नहीं करते हो। तो बैंक ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है आपका वर्कलोड कम करने के लिए। ये एक अलग तरीके का बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। फुकट करेगा क्या? नहीं। ऑफ कोर्स बैंक उसके लिए क्या चार्ज करेगा? बैंक उसके लिए करेगा कमीशन, और कमीशन बैंक चार्ज कर रहा है, इसलिए वो आपके अकाउंट से क्या होगा? डेबिट होगा। जो भी पैसा आपके अकाउंट से कट हो जाएगा, कट हो जाएगा मतलब बैंक का बैलेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। यस और नो? बट अगेन बैंक इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, कैशियर को मालूम नहीं, कैश बुक का बैलेंस कैसे रहेगा? कांस्टेंट। बट बैंक में डेबिट हुआ, बैंक का बैलेंस कम हो गया, दोनों में डिफरेंस आएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो ये कमीशन हो गया। एंड फिर क्या है? देखो, बैंक चार्जेस। व्हाट इज बैंक चार्जेस? देखो, बैंक आपको अलग अलग अगेन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एसएमएस बैंकिंग हो गया। तो बैंक है ना, इसके लिए एक नॉमिनल अमाउंट आपके अकाउंट पे चार्ज करता है, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैंक चार्जेस। ये भी आपके अकाउंट से बैंक मंथली बोलो या सेमी एनुअली बोलो, क्वार्टरली बोलो, एनुअली बोलो, आपके अकाउंट से डेबिट करता है। अगेन डेबिट बोला तो क्या? अरे डेबिट बोला तो आपके अकाउंट से कट करेगा, और अगर आपके अकाउंट से कट हो रहा है तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा। बट अगेन बैंक इन्फॉर्म नहीं करता है, हमारे बेचारे कैशियर को मालूम नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट, बट बैंक से डेबिट हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस आएगा। सो दिस इज रीजन नंबर 5। आई होप कि ये 5 रीजन आपको अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। देन रीजन नंबर 6 क्या है? देखो, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जस्ट मैंने अभी आपको बोला डायरेक्ट पेमेंट क्या होता है ना, वो मंथली पेमेंट जो फिक्स्ड होते हैं। जैसे मैंने बैंक को बोला हर महीना
मेरा टेलीफोन का बिल, मेरा मोबाइल का बिल पेड होना चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? पेड करेगा। मैंने बैंक को बोला हर महीना मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड होना चाहिए, बैंक क्या करेगा? पेड करेगा। मुझे क्या करना है ना, मुझे सिर्फ एक बार फॉर्म भर के बैंक को इन्फॉर्म करना है और जो डेट बोला है उस डेट के पहले बैंक में पैसा मेंटेन करना है, बैलेंस मेंटेन करना है। फिर जब तक मैं मना नहीं करता हूं, बैंक तब तक हर महीना वो पेमेंट पेड करेगा एंड दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट पेमेंट। तो क्यों कर रहा है बैंक? हमने बोला इसीलिए तो कर रहा है। तो क्यों कर रहा है बैंक? एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो जब तुमने बोला है तो तुम तुम्हारे बुक में रिकॉर्ड करो ना। तुम बैंक के भरोसे पे क्यों रखते हो? बैंक थोड़ी ना आपको हर बार बोलने वाला है गुड इवनिंग सर, आज 1 तारीख है, आपका टेलीफोन बिल पेड किया। फिर गुड मॉर्निंग सर, आज 10 तारीख है, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड किया। बैंक के पास इतना टाइम है ही नहीं कि हर पेमेंट के बाद आपको बता दे। जब आपने बैंक को बोला है तो आप हिसाब रखना चाहिए, बट हमारा कैशियर भूल जाता है, उसको तो मालूम ही नहीं है। तो कैशियर ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट, बट बैंक हर महीना ये पेमेंट पेड कर रहा है, हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर कम हो रहा है तो दोनों में डिफरेंस आएगा। सो दैट इज रीजन नंबर 6 कि बैंक से पेमेंट पेड हो रहा है बट हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर आता है आपका रीजन नंबर 7। रीजन नंबर 7 क्या है? देखो, ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड सम अमाउंट इनटू अवर बैंक बट नॉट इन्फॉर्म टू अस। ऐसा ही कोई कस्टमर था जिसको हमने उधारी पे गुड्स बेचा था और ये कस्टमर ने क्या किया? ये कस्टमर ने जो भी अमाउंट था ना, वो अमाउंट डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्या किया? डिपॉजिट किया। एंड आजकल फ्रेंड्स ये ना बहुत इजी हो गया, आपको भी मालूम रहेगा, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये ऐसे कुछ ऐप है जहाँ पे आप घर बैठे जो भी अमाउंट ट्रांसफर करना है इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो वही कस्टमर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, बट वो इतना बेवकूफ है कि उसने हमको बताया ही नहीं। और हमको नहीं बताया तो बेचारा गरीब कैशियर का तो कोई गलती है ही नहीं, उसको मालूम नहीं है, उसने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, बट वो बंदा ओवर स्मार्ट बन के बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया। हमारे बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया फ्रेंड्स, बट कैशियर को मालूम ही नहीं, उसने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट सेम है। तो दोनों में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो दैट इज रीजन नंबर 7। कस्टमर ने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बट कैशियर को मालूम नहीं, कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट। डन। नाउ नेक्स्ट रीजन नंबर 8। रीजन नंबर 8 और 9 बेटर जब हम लोग क्वेश्चन आएगा तब हम लोग समझेंगे तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बट अरिथमेटिकल एरर क्या होता है वो बराबर समझ के लो। अरिथमेटिकल एरर बोला तो क्या? कभी कभी बोला तो मैक्सिमम टाइम हमारे कैश बुक में है ना, कैशियर कैलकुलेशन करते वक्त कभी कभी ज्यादा कैलकुलेट करता है या फिर कम कैलकुलेट करता है। तो ऐसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होता है तो उसे बोला जाता है अरिथमेटिकल एरर। एरर का सिंपल मीनिंग है, एरर मीन्स नथिंग बट व्हाट? मिस्टेक। और कोई मिस्टेक कैलकुलेशन में हो रहा है तो उसे बोला जाता है अरिथमेटिकल एरर। सो अरिथमेटिकल एरर आपकी बुक में हो रहा है, कैश बुक में हो रहा है या फिर पासबुक में भी होता है, बट बहुत रेयरली होता है। ज्यादा करके मिस्टेक कहाँ पे होता है? कैश बुक में। तो अगर कैश बुक में आपने कैलकुलेशन ज्यादा किया या कम किया तो ऑफ कोर्स बैंक में तो ज्यादा कम नहीं हो रहा है, तो दोनों के बुक में डिफरेंस आएगा ही। सो दैट इज रीजन नंबर 8। एंड फिर आता है व्हाट? रीजन नंबर 9, क्लरिकल एरर। यानी कि हमारा कैशियर, हमारा अकाउंटेंट, हमारा क्लर्क कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो कैश बुक में रहने दो या बैंक का अकाउंटेंट, बैंक का कैशियर, बैंक का क्लर्क वहां पे कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो गड़बड़ पासबुक में होने दो। किसी भी बुक में अगर गड़बड़ हो रहा है तो बैलेंस तो ऊपर नीचे होना ही है। अच्छा, गड़बड़ बोला तो क्या होगा फ्रेंड्स? वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिकॉर्ड करने का था 10,000, कितना रिकॉर्ड करने का था? 10,000, बट हमारे कैशियर ने गड़बड़ में क्या किया? मतलब है खाई गड़बड़ में
उसने ना एक जीरो कम लिख दिया, उसने क्या किया, एक जीरो कम लिख दिया, क्या बोला जाएगा उसको, क्लरिकल एरर। ऐसे मिस्टेक बहुत होते हैं जब अमाउंट मल्टीपल फिगर में रहेगा तो कभी कभी एक जीरो कम लिखा जाता है, कभी कभी एक जीरो ज्यादा लिखा जाता है। और भी मिस्टेक होते हैं, कैसे होते हैं मालूम है, और मिस्टेक होते हैं जैसे कि अमाउंट रिकॉर्ड करना है आपको 2594, बट ये अमाउंट है ना बहुत बार बाय मिस्टेकली रिकॉर्ड होता है कुछ इस तरह से 2954। ये बीच वाला डिजिट जो है ना ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ दैट घाई गड़बड़। तो ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसे भी क्या बोला जाएगा, क्लरिकल एरर। कैश बुक में बहुत बार ऐसे रिकॉर्ड होता है कि बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है बट गलती से रिकॉर्ड कैश कॉलम में हो जाता है, या कैश कॉलम में करना है गलती से रिकॉर्ड बैंक कॉलम में होता है, तो उसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, क्लरिकल एरर। बैंक में बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा डेबिट करना है बट क्रेडिट किया जाता है, या फिर क्रेडिट करना है बट डेबिट किया जाता है, तो उसे भी क्या बोला जाएगा, क्लरिकल एरर। तो ऐसा क्लरिकल एरर चाहे आपके कैश बुक में हो रहा है या पासबुक में हो रहा है तो ऑफकोर्स अमाउंट क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, कम ज्यादा होगा, और कम ज्यादा हुआ तो दोनों के बुक में डिफरेंस आएगा। सो दीज ऑल आर द मेन रीजंस जिसके वजह से आपके कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। फ्रेंड्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे तो आपको क्या दिखेगा, देखो ये पहला ट्रांजैक्शन है ना ये तीन ट्रांजैक्शन को अगर आप अच्छी तरह से रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो कैश बुक में हुआ था, पासबुक में नहीं, यानी कि बैंक में नहीं। पर उसके आगे फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में और सेवेंथ में आप ऑब्जर्व करोगे तो इन सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैंक में हुआ था बट हमारे कैशियर को मालूम नहीं, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बचा ये आखिरी दो वाला ट्रांजैक्शन, तो ये मैंने आपको बोला कि ये जब क्वेश्चन आएगा तो हमको और अच्छी तरह से समझेगा, तो ये दो को भूल जाओ। बट यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो पहला तीन कैश बुक में हो रहा है बट पासबुक में नहीं, उसके आगे का 4 to 7 पासबुक में हो रहा है बट कैश बुक में नहीं, और यही चीज रीजन होता है जिसके वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। एंड अगर इन सारे रीजन को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको एक चीज ध्यान में आएगा कि रीजन क्यों, डिफरेंस क्यों आ रहा है। मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है बट पासबुक में नहीं, बैंक में नहीं, या फिर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो बैंक में रिकॉर्ड हो रहा है बट कैश बुक में नहीं, उन्हीं के वजह से दोनों के बुक में डिफरेंस आते हैं, और डिफरेंस आ रहा है तो उन्हीं ट्रांजैक्शन को बीआरएस में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो दोनों बुक में रिकॉर्ड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, पहला रिकॉर्ड हुआ कैश बुक में, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। वही चेक बैंक में क्लियर भी हुआ, बैंक में क्लियर हुआ, बैंक में पैसा आया, बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया। दोनों का बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो दोनों में डिफरेंस आएगा ही नहीं, और अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड बीआरएस में होगा ही नहीं, क्योंकि बीआरएस का मीनिंग ही हमने देखा था, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। पर जब दोनों बुक में डिफरेंस आ ही नहीं रहा है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं ना। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दोनों बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जब दोनों बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो सिंपल है, दोनों के बुक के बैलेंस में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। दोनों के बुक का बैलेंस कैसे रहेगा, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। तो अगेन अगर बैलेंस कांस्टेंट है तो उन ट्रांजैक्शन को भी बीआरएस में कंसीडर नहीं करना है। तो हमारा कंक्लूजन वही बोलता है, कंक्लूजन बोलता है कि ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जो आपके दोनों बुक में रिकॉर्ड हो रहे हैं विथ सेम अमाउंट, या फिर आपके दोनों भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहे, उन ट्रांजैक्शन को बीआरएस बनाते वक्त इग्नोर करो, उनको बीआरएस बनाते वक्त कंसीडर नहीं करना है। दैट इज अवर कंक्लूजन। तो बीआरएस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा
जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है बट पासबुक में नहीं, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है बट कैश बुक में नहीं। सो ये हमारा क्या है, कंक्लूजन। क्लियर है फ्रेंड्स? पढ़ लो एक बार। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट दोस ट्रांजैक्शन आइदर रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली और रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली विल बी कंसीडर्ड इन बीआरएस। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो क्या हो रहा है, सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, ओनली बोला है देखो, या फिर कहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हो रहा है। अभी रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली मींस व्हाट, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, और रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली मींस व्हाट, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन को बीआरएस में क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। समझ में आ रहा है? और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन रहेगा जो क्या हो रहा है रे, रिकॉर्ड हो रहा है दोनों बुक में, या फिर दोनों बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन रहेगा जो दोनों बुक में रिकॉर्ड हो रहा है या फिर दोनों बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ऐसे ट्रांजैक्शन को बीआरएस बनाते वक्त क्या करना है, इग्नोर। क्यों इग्नोर करना है? बिकॉज उनके वजह से बीआरएस में बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस आएगा ही नहीं। सो ये है हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन। ओके, नाउ बीआरएस का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। देखो, सबसे पहला तो आपको यहां पे लिखना है व्हाट, मेन हेडिंग इन द बुक्स ऑफ, जो भी ओनर रहेगा उस ओनर का नाम यहां पे आएगा। फिर आपको यहां पे देना है सेंटर हेडिंग, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट है जिस दिन में आप बीआरएस बना रहे हो वो डेट यहां पे आएगा। देन आपका 3 कॉलम्स बनेगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, इसे इनर अमाउंट बोला जाता है, इसे आउटर अमाउंट बोला जाता है। देन आपको किसी भी एक बुक का बैलेंस दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको किसी भी एक बुक का बैलेंस दिया जाएगा, तो वो बैलेंस आपको पहला लिखना है। जैसे देखो यहां पे क्या दिया है, यहां पे आपको दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मान के चलो आपके क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो वो आपको पहले यहां पे लिख देना है, जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को आपको आउटर में लिख देना है। एंड फिर आपको क्वेश्चन में कुछ 7-8 ट्रांजैक्शन रहेंगे, 8-10 ट्रांजैक्शन रहेंगे, उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन ऐड होने वाले हैं और कुछ ट्रांजैक्शन लेस होने वाले हैं। तो आपको है ना सिर्फ वही फाइंड आउट करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन ऐड होंगे और कौन से ट्रांजैक्शन लेस होंगे। जो जो ट्रांजैक्शन ऐड हो रहे हैं 1 बाय 1 उसको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करते जाओ, फिर उनका टोटल कहां पे ले लो, आउटर कॉलम में। बैलेंस एज पर कैश बुक में उसे ऐड करो, आपको एक टोटल अमाउंट मिलेगा। फिर उसमें से जो जो आइटम लेस हो रहे हैं उन्हें क्या करो, 1 बाय 1 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करो। इनर कॉलम में रिकॉर्ड करने के बाद उनका टोटल आउटर में ले लो एंड फिर इस अमाउंट में से उन ट्रांजैक्शन के अमाउंट को माइनस करो। माइनस करने के बाद आपको यहां पे एक अमाउंट मिलेगा एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बोला जाएगा उस अमाउंट को, बैलेंस एज पर पासबुक। तो दिया क्या था आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐड करने वाले आइटम ऐड किए, लेस करने वाले आइटम लेस किए। नाउ जो अमाउंट आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। वही अगर आपको दिया है बैलेंस एज पर पासबुक तो ऐड करेंगे, लेस करेंगे, फिर जो बैलेंस आएगा उसे बोलेंगे हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये बीआरएस का सिंपल फॉर्मेट है। तो यहां पे देख के आपको है ना बस एक ही चीज ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है कि क्या इसमें ऐड होने वाला है और क्या इसमें लेस होने वाला है। कोई डेबिट नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है, जर्नल के फंडे नहीं है, लेजर के फंडे नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लॉजिक आपको यहां पे लगाना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन ऐड होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन लेस होगा। ऐड लेस करो, आपको आपका अमाउंट मिलेगा एंड वो आपका आंसर रहेगा। 10 मार्क्स के लिए आपको है ना बस इतना ही करना है, बाकी और कुछ भी करना नहीं है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? फिर आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में तो आपने हमको डराया था कि डिफिकल्ट है, ये है वो है,
ये तो एकदम सिंपल दिख रहा है, सिंपल हमको बनाना है, सिर्फ इतना समझ के चलेगा नहीं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको समझ के लेना है। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का कैटेगरीज कैसे रहेगा, 4 कैटेगरीज आपका क्वेश्चन का रहेगा, वो अच्छी तरह से समझ के लो। फर्स्ट कैटेगरी क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, थर्ड क्या रहेगा, वो अच्छी तरह से समझ के लो। आपको एक बुक का बैलेंस दिया रहेगा, दूसरे का आपको फाइंड आउट करना है। एक बुक का बैलेंस आपको दिया रहेगा, दूसरे का आपको फाइंड आउट करना है, और ये कैटेगरीज हमको नंबर वाइज ध्यान में रखना है। जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं उसी नंबर के हिसाब से हम लोग को वो कैटेगरीज ध्यान में रखना है। तो जैसे कि नंबर 1 अगर आपको दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या दिया है आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे बैलेंस एज पर पासबुक। सिंपल है। अच्छा, ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट व्हाट, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। इसे और एक नाम क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी कि पॉजिटिव। निगेटिव अगर है ना तो उसे ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, ओवरड्राफ्ट। तो फिलहाल हम लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया है, तो फाइंड आउट करना है आपको बैलेंस एज पर पासबुक। सेकेंड कैटेगरी में अगर आपको दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। फंडा समझ में आ रहा है, ये सेकेंड कैटेगरी हो गया। थर्ड कैटेगरी में क्या आता है, थर्ड कैटेगरी में आता है आपको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस। आया हमारे पास 100 रुपीज, गया हमारे पास से 110 रुपीज, तो आपका बैलेंस होगा -10। दैट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक विच इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है तो कुछ आइटम्स उसमें ऐड करो, लेस करो, आने के बाद जो भी फिगर आएगा उसे बोला जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बट फ्रेंड एक ही बात ध्यान में रखना है कि आने वाला फिगर है ना पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो हम उसको उल्टा बोलेंगे। तो मान के चलो यहां पे दिया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, आपको फाइंड आउट क्या करना है, बोलो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। नेगेटिव बैलेंस है बैंक का, मिलेगा भी आपको नेगेटिव बैलेंस कैश बुक का। तो अभी इसमें ट्विस्ट क्या है ध्यान दो। अगर आपको दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 1000 रुपीज, फिर आप उसमें कुछ आइटम ऐड कर रहे हो, कुछ आइटम लेस कर रहे हो, ऐड लेस करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट है वो आ गया, मान के चलो ये देखो आपको दिया है व्हाट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना रुपीस 1000, फिर आप इसमें कुछ आइटम ऐड कर रहे हो, कुछ आइटम लेस कर रहे हो, ऐड लेस करने के बाद आपका बैलेंस आया 200, तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या बोलेंगे आप इसको, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्योंकि बैलेंस पॉजिटिव है। बट वही सपोज ऐसा हुआ कि आपको दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अमाउंट दिया है 1000, और जो भी आप एडलेस कर रहे हो वो एडलेस हो रहा है -1200। तो 1000 माइनस 1200 कितना आएगा बोलो, -200। निगेटिव आ रहा है ना, तो फिर इसे क्या बोलने का, जब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है आंसर पॉजिटिव आता है तो हम उसे बोलेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बट जब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया और आंसर निगेटिव आ रहा है तो फिर उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोला जाएगा उसे, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का। तो वी कैन से व्हाट, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, एडलेस किया, आंसर पॉजिटिव आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बैलेंस एज पर पासबुक। बट आंसर अगर निगेटिव आया तो क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक।
सेम लाइक दैट यहाँ पे बोला है बैलेंस एज पर पासबुक, एडलेस किया, आंसर पॉजिटिव आया, क्या बोलेंगे हम लोग? बैलेंस एज पर कैश बुक। बट अगर आंसर निगेटिव आया तो क्या बोलेंगे हम लोग? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यहां पे हमको दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एडलेस किया, फाइनल आंसर पॉजिटिव आया, क्या बोलेंगे हम उसको? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बट अगर आंसर निगेटिव आ रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये छोटा चीज ध्यान में रखो, एग्जाम में ऐसा आने का चांसेस बहुत कम है, बट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता के रखा। तो ये 4 कैटेगरीज है जो आपको अच्छी तरह से समझना है और सेम नंबर वाइज ही समझना है, उस सीक्वेंस में कोई चेंज करना नहीं है। बिकॉज कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपका काम एकदम इजी हो जाएगा, आपको इजीली पता चलेगा कि हमको क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, ये देखो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में कैटेगरी दिया है, कौन सा कैटेगरी दिया है? फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब आपको दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर आपको दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ऐसे कैटेगरीज रहेंगे ना, तो हमको क्या करना है मालूम है? हमको जितने भी ट्रांजैक्शंस है ना, उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। क्या अप्लाई करने हैं? फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या होते हैं? वेरी सिंपल, हम लोग है ना कैश बुक के लिए क्या लिखेंगे? सी, और पासबुक के लिए क्या लिखेंगे? पी। जब जब हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा हम क्या बोलेंगे? सी प्लस। जब जब हमारे कैश बुक का बैलेंस कम होगा हम क्या बोलेंगे? सी माइनस। सेम लाइक दैट, बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे? पी प्लस। बैंक का बैलेंस कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे? पी माइनस। तो ऐसे है ना आपके पास 4 चीजें है फ्रेंड्स। क्या है 4? बोलो। सी प्लस, सी माइनस, पी प्लस एंड पी माइनस। ऐसे आपके पास 4 चीजें हैं और आपको है ना इसके बेस पर 4 अलग अलग फॉर्मूलाज बनाने हैं। 4 अलग अलग फॉर्मूलाज बोला तो कैसा? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सी प्लस है तो आपका पी जो है वो इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला था रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो कैश बुक में ही हो रहा है, बैंक में नहीं, तो बैंक का बैलेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। सेम लाइक दैट यहां पे भी सी माइनस हो रहा है तो पी तो इक्वल ही रहेगा, और कैसा रहेगा मैं आपको बता दूं, फिलहाल टेंशन मत लो। एंड यहां पे पी प्लस या पी माइनस हो रहा है तो इसका मतलब रिकॉर्ड सिर्फ बैंक में हो रहा है, कैश बुक में नहीं, तो आपके कैश बुक का बैलेंस कैसे रहेगा? कांस्टेंट, तो सी इक्वल आएगा। तो है ना आपको 4 फॉर्मूलाज मिलेंगे, सी माइनस पी इक्वल, सी प्लस पी इक्वल, पी माइनस सी इक्वल, पी प्लस सी इक्वल, और वो 4 फॉर्मूलाज आपको है ना हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। उसमें से जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर, यानी कि कैटेगरी फर्स्ट एंड फोर में जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर आ रहा है व्हाट फॉर्मूला आ रहा है? सी माइनस पी इक्वल। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? सी माइनस पी इक्वल, वो ट्रांजैक्शन ऐड होगा। जिस ट्रांजैक्शन में फॉर्मूला आ रहा है कौन सा? सी माइनस पी इक्वल, वो ट्रांजैक्शन ऐड होगा। और ये कैसे करने का ना फ्रेंड्स, 2 मिनट दो, ये होने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं, विच इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी। बस सीक्वेंस कैटेगरी का और क्या ऐड होगा इतना खाली आपको ध्यान में रखना है। तो ऐड क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ कैटेगरी में सी माइनस पी इक्वल और सी इक्वल पी प्लस। फिर लेस क्या होगा? इसका अपोजिट लेस होगा व्हाट? सी माइनस था, अभी सी क्या होगा? सी प्लस हो जाएगा, पी इक्वल। फिर क्या लेस होगा? सी इक्वल पी प्लस था, नाउ अभी पी क्या होगा? माइनस। तो ये देखो 4 फॉर्मूलाज, फर्स्ट एंड फोर कैटेगरी है तो 2 ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे लेस हो जाएंगे। ऐड में क्या हो रहा है? सी माइनस पी इक्वल, सी इक्वल पी प्लस। लेस में क्या हो रहा है? सी प्लस पी इक्वल, सी इक्वल पी माइनस। वही अगर हम लोग जाते हैं कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड में तो ये है ना उल्टा हो जाएगा। इधर जो चीजें ऐड हो गई थी वो यहाँ पे लेस हो जाएंगी और यहाँ पे जो लेस हो रहा था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेस क्या हो रहा था फ्रेंड्स?
सी प्लस पी इक्वल सी इक्वल पी माइनस, ये देखो यहां पे क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। यहां पे क्या ऐड हो रहा था, देखो सी माइनस पी इक्वल पी प्लस, यहां पे वो चीजें क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। दिख रहा है आपको? तो ये 4 कैटेगरीज और ये ट्रिक्स, ये अगर आप अच्छी तरह से करते हो ना तो एग्जाम में आपको 10 मार्क मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ ये 4 कैटेगरीज और ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर सवाल आता है कि ये है क्या, कैसे हम लोग फाइंड आउट करें सी माइनस क्या है, सी पी इक्वल क्या है, सी प्लस क्या है, पी प्लस क्या है। तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल, वही जो हमने रीजंस में देखा था। वो क्या बोला, देखो चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर। तो देखो अभी क्या होगा, ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा क्या है, पासबुक। चेक मैंने डिपॉजिट किया फ्रेंड्स, सबसे पहला रिकॉर्ड कहां पे होगा, सबसे पहला रिकॉर्ड कैश बुक में होगा। चेक डिपॉजिट किया मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हमने कैश बुक के रिसिप्ट में रिकॉर्ड किया, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ गया। बट वो चेक बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ है, बैंक का बैलेंस कैसे रहेगा, बैंक का बैलेंस रहेगा कांस्टेंट। कैसा रहेगा बैंक का बैलेंस, कांस्टेंट। तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्या अप्लाई करता हूं मैं यहां पे, फॉर्मूला, तो मेरा फॉर्मूला कैसा आएगा, देखो फ्रेंड्स, मैं अगर यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करने जाता हूं तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब सी क्या होगा, मेरा सी जो है वो प्लस हो जाएगा। सी क्या होगा, मेरा प्लस हो जाएगा। ये देखो मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, कैश बुक का बैलेंस जो है मेरा बढ़ रहा है, तो मेरा सी जो है वो सी क्या होगा, प्लस होगा। बट बैंक का हालत देखो क्या है, बैंक में तो चेक क्लियर ही नहीं हुआ है, नहीं क्लियर हुआ मतलब बैंक का बैलेंस कैसे रहेगा, बैंक का बैलेंस रहेगा कांस्टेंट। तो फ्रेंड मेरा सी जो है वो यहां पे प्लस हो रहा है, बट बैंक का बैलेंस कैसा है, देखो कांस्टेंट। क्या बनेगा यहां पे फॉर्मूला, यहां पे फॉर्मूला बनेगा आपका सी प्लस पी इक्वल। क्या बनेगा यहां पे फॉर्मूला, सी प्लस पी इक्वल। ये हो गया आपका पहला रीजन। नाउ दूसरा रीजन, सेकेंड रीजन, ये देखो ये पहला रीजन हो गया हमारा, आई होप ये आपको समझा रहेगा। सेकेंड रीजन क्या है, देखो चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगेन ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक, चेक हमने रिसीव किया, सबसे पहला रिकॉर्ड कहां पे होगा, कैश बुक में, रिसिप्ट साइड में, और जैसे ही रिसिप्ट में रिकॉर्ड करोगे कैश बुक का बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स, बढ़ेगा, बराबर है। बट वही चेक हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो बैंक के बैलेंस में कुछ चेंज होगा क्या, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आपका बैलेंस किस तरह से रहेगा, देखो क्या हो रहा है यहां पे, देखो फ्रेंड्स यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका कैश बुक का बैलेंस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आपने चेक रिसीव किया, कैश बुक के रिसिप्ट में रिकॉर्ड किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। बट वही अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे बैंक में, तो बैंक में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपके पासबुक का बैलेंस कैसा है, आपके पासबुक का बैलेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहां पे फॉर्मूला क्या आ रहा है, देखो यहां पे फॉर्मूला आ रहा है सी प्लस पी इक्वल। क्या आ रहा है फॉर्मूला, सी प्लस पी इक्वल। ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, यानी कि थर्ड रीजन क्या है, देखो फ्रेंड्स थर्ड रीजन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अगेन ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है, चेक हमने इशू किया, सबसे पहला रिकॉर्ड कहां पे होगा, कैश बुक में, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा, मतलब पैसा जा रहा है। तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया पेमेंट साइड में, तो देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, यहां पे हमारा पैसा जा रहा है, बट वही चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, वही चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बैंक में कुछ चेंजेस होगा क्या, बैंक में चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहा है, बैंक का बैलेंस देखो कांस्टेंट है, आ रहा भी नहीं है, जा रहा भी नहीं है, बढ़ रहा भी नहीं है, कम भी नहीं हो रहा है, जैसा है वैसे ही है। तो बैंक का बैलेंस कांस्टेंट है, पर इधर क्या हो रहा है, देखो फ्रेंड्स इधर क्या हो रहा है, यहां पे हमारे कैश बुक का बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है यहां पे, कैश बुक का, सॉरी
यहाँ पे हमारे कैश बुक का बैलेंस जो है वो कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज हमने चेक इशू किया, रिकॉर्ड किया कैश बुक में पेमेंट साइड, पैसा जा रहा है, तो हमारे कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। सी क्या होगा? माइनस। बट सामने वाले ने चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया ही नहीं है, बैंक में कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, बैंक का बैलेंस कैसे रहेगा? कांस्टेंट। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा फॉर्मूला बनेगा C माइनस P इक्वल। तो ऐसे ना एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड रीजन। आई थिंक फोर्थ वाला आप इजीली बोल सकते हो। क्या है? देखो, डिविडेंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनटू अवर बैंक अकाउंट। क्या हो रहा है? बैंक में क्रेडिट हो रहा है, बट इंफॉर्मेशन हमने रिसीव नहीं किया। तो ये रहा मेरा कैश बुक, ये रहा मेरा पासबुक। क्या हो रहा है? डिविडेंड और इंटरेस्ट हमारे बैंक में क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट बोला तो क्या फ्रेंड्स? क्रेडिट बोला तो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, ऐड हो रहा है, अकाउंट में आ रहा है, बैंक में आ रहा है, बट बैंक ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया है। नहीं किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा क्या? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हमारे कैश बुक का बैलेंस कैसा रहेगा? कांस्टेंट। बट बैंक में आ रहा है तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, कैश बुक का बैलेंस हमारा कांस्टेंट है, बट बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो अगर आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करने जाते हो तो क्या होगा? देखो, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं बिकॉज कैशियर को मालूम ही नहीं है। हमारे कैश बुक का बैलेंस कैसा रहेगा? कांस्टेंट। बट बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, डिविडेंड क्रेडिट हो रहा है, यानी बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो P होगा प्लस। यानी कि इस ट्रांजैक्शन पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला रहेगा C इक्वल P प्लस। ऐसे ही एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। चलो नेक्स्ट वन, क्या है नेक्स्ट? देखो रीजन, इंटरेस्ट, कमीशन और बैंक चार्जेस डेबिटेड फ्रॉम अवर बैंक अकाउंट बट नॉट इन्फॉर्म टू अस। हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ बट हमको इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये देखो, हमारा कैश बुक है, हमारे अकाउंट से तो उन्होंने डेबिट करवाया, बैंक से पैसा चला गया, बट हमको इन्फॉर्म ही नहीं किया, हमको मालूम ही नहीं है। हमारे कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट, बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। बट वही बैंक में जाओगे तो हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ मतलब क्या रे? डेबिट हुआ मतलब बैंक से कट हो गया, कट हो गया मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक का बैलेंस क्या होगा? कम। तो अगर आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे तो आपका फॉर्मूला कैसा रहेगा? देखो, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट, बैंक से डेबिट हुआ यानी बैंक से पैसा जा रहा है, तो पासबुक क्या होगा? माइनस होगा। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, C इक्वल P माइनस, क्योंकि आपके पास से, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा है, डेबिट बोला तो कट हो रहा है, लेस हो रहा है, तो ये होगा आपका फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, अगला रीजन क्या है? अगला रीजन देखो, रीजन नंबर 6, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट पेड किया, बट अगेन हमको बोला नहीं, हमारे कैशियर को मालूम नहीं है, तो हमारे कैश बुक का बैलेंस कैसा रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पैसा आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, कैश बुक का बैलेंस कैसा रहेगा? कांस्टेंट। बट वही बैंक में क्या हो रहा है? हमने जैसे बैंक को बोला था उस हिसाब से बैंक ने पेमेंट पेड किया, पेमेंट पेड किया मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर कम हो जा रहा है तो P क्या होगा? बोलो, माइनस। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगा? कैश बुक में कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट, बैंक से पैसा जा रहा है, P क्या होगा? माइनस। तो हमारा फॉर्मूला आएगा C इक्वल P माइनस। सिंपल फॉर्मूला। द नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, रीजन नंबर 7, कस्टमर ने डायरेक्टली क्या किया? हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, हमको कस्टमर ने बताया ही नहीं है, डायरेक्ट जाके बैंक में क्या किया? पैसा डिपॉजिट किया, हमको इन्फॉर्म नहीं किया, हमारे कैशियर को मालूम नहीं, कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट। बट बैंक में कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट किया मतलब बैंक में पैसा आ रहा है बोला, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है,
कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं, कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट, बट कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा। तो फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो कैश बुक में कोई चेंज नहीं, बैलेंस कांस्टेंट, बट बैंक में पैसा आ रहा है, पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा। C इक्वल P प्लस, क्या बनेगा आपका फॉर्मूला? C इक्वल P प्लस। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे और ऐसे ही उन ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। और फिर वो 4 कैटेगरी और वो कैटेगरी के हिसाब से क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, बस इतना करो, आपको 10 मार्क्स BRS में इजीली मिल जाएगा। बाकी और आपको कुछ भी करना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये BRS का पूरा थ्योरी था। थ्योरी के बाद अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे BRS का, फिर आपको अंदाजा आएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो सबको डिफिकल्ट लगता है वो इजी किस तरीके से होगा, क्यों होगा एंड कैसे होगा। ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फ्रेंड, ये BRS का थ्योरी अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा तो हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।